अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूँ रामीन सैयद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़ेरे बहस। नाजरीन, इलेक्शन की तारीख का मामला अभी तक अपनी जगह पर कायम है। इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन की तारीख और हल्का बंदियों पर सियासी जमातों से मुशावरत की। कुछ सियासी जमातों ने 90 रोज़ में इंतखाबात पर जोर दिया तो कुछ ने नई हल्का बंदियों के तहत इलेक्शन कराने पर जोर दिया। मुशावरत मुकम्मल होने के बाद इलेक्शन कमीशन ने एक प्रेस रिलीज़ जारी की है जिसमें आम इंतखाबात के जल्द से जल्द इनेकाद के लिए हल्का बंदियों के दौरानिए को कम कर दिया है और अब हल्का बंदी की हतमी अशात 14 दिसंबर के बजाय 30 नवंबर 2023 तक कर दी जाएगी। इस फैसले को मद्देनजर रखें तो इसके मुताबिक अब जनवरी 2024 के आखिरी हफ्ते में इंतखाबात के इनेकाद की राह हमवार होती नजर आ रही है, मगर ये तारीख भी 90 रोज से तजावुज कर रही है। तो यहाँ पर ये सवाल उठ रहा है कि क्या इलेक्शन कमीशन को इख्तियार हासिल है कि वो अपने तौर पर इलेक्शन की तारीख आईनी मुद्दत से आगे बढ़ा दे। अब सुप्रीम कोर्ट की इस मामले पर राय कुछ मुख्तलिफ है। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब और केपी के इलेक्शन के हवाले से एक नजरसानी दरख्वास्त दायर की थी। उसको सुप्रीम कोर्ट ने ये कहकर मुस्तरद कर दिया कि इलेक्शन कमीशन को अच्छा लगे या बुरा, आइन इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात की तारीख आगे बढ़ाने का इख्तियार नहीं देता और अगर आइन से तजावुज़ किया गया तो सुप्रीम कोर्ट मुदाखलत करेगा। तो क्या ऐसे में एक नया आइनी बहरान खड़ा होने जा रहा है? यही जान लेते हैं अपने तजियाकारों से। हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर ज़फ़र हिलाली साहब, राव खालिद साहब और नजमुल साकिब साहब भी हमारे साथ होंगे। आप सभी का बहुत शुक्रिया। हिलाली साहब, यूँ लग रहा है कि हम दायरों में घूम रहे हैं। वही सवाल एक बार फिर उठ खड़ा हुआ है जो केपी और पंजाब असम्बली के इंतखाबात के वक्त उठा था। अगर इस दफ़ा एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन करती है तो क्या इस इंटरवेंशन का हाल भी वही होगा जो केपी और पंजाब इंतखाबात के मामले में हुआ था? मैं तो चौंक गया हूं सुन के, बिल्कुल चौंक गया हूं कि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म था और हुक्म होता है उनका इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि आप अगर 90 दिन से ज़्यादा लगाएंगे तो आप मेहरबानी से हमें आके बताएं बिल्कुल ये क्यों कर रहे हैं और कैसे हो रहा है। उन्होंने क्या किया? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने परवाही नहीं की उस हुक्म का। उन्होंने जाके खुद ही अनाउंस कर दिया कि इतने दिन लगेंगे और 30 दिन डिलिमिटेशन, 30 दिन एक कंप्लेंट्स और 30 दिन एड्रेसिंग कंप्लेंट्स और फिर बाकी चीज़ें जो हैं कैंडिडेट के नाम, सिंबल्स ऑफ पार्टी, बैलेट पेपर्स, प्रिंटिंग, 1.5 महीना। इन अदर वर्ड्स कितना 45 डेज जी। तो कहने की बात ये है कि मार्च के पहले ये तो इलेक्शंस हो नहीं सकते। नाउ मैं आपको बताता हूँ कि क्या वजह था कि एक मैनिफेस्ट ऑर्डर जो लिखा गया है कि आओ हमें बताओ अगर वक्त पे नहीं हो सकता जी, क्यों किया? क्यों उन्होंने उनका वो फरमान नहीं माना? क्या वो जज ईसा के लिए ठहरे हुए? क्या हमें कुछ नहीं पता, मगर एक चीज़ तो ज़रूर पता है कि 2 बड़े ज़रूरी मीटिंग्स हुए हैं रामीन। अच्छा। जिसके बारे में हमें कुछ नहीं पता और मैं स्पेक्युलेट भी नहीं करता। ठीक है। जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और प्रेसिडेंट का। अच्छा। क्या हुआ इन मीटिंग्स में हमें नहीं पता, मगर क्या हम स्पेक्युलेट कर सकते हैं ऐसे ही कि शायद प्रेसिडेंट चाहते थे कि वो डेट खुद दे दे और कि वो उसको फिक्रमंद है प्रेसिडेंट साहब। हाँ, कि फिक्रमंद है कि अगर मैं डेट ना दूं तो शायद मेरा भी कसूर हो या एक नया कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस। अब तो लग रहा है कि वी फेस अनदर कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस, राइट। पंजाब इलेक्शंस के तरह यही होगा, फिर खींचता जाएगा। तो मैं समझता हूँ जी कुछ पक रहा है। अच्छा, कुछ ना कुछ पक रहा है। हमारे अपने लोगों से पूछते हैं, हमारे दूसरे पैनलिस्ट से, कि उनके ख्याल में ये क्या है जो पक रहा है।
ठीक है राव खालिद साहब, क्या पक रहा है, आपकी इन्फॉर्मेशन में क्या है? और ये सवाल मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगी कि क्या ये पॉसिबिलिटी भी है कि सदर मुमलिकत अपने तौर पर इलेक्शन की डेट अनाउंस कर दें, क्योंकि उनको सुप्रीम कोर्ट के जो गुज़िश्ता रोज़ या उससे भी एक रोज़ पहले जो एक वर्डिक्ट आया है मुस्तरद किया जिसमें इलेक्शन कमीशन की अपील, तो उसमें ये वाज़ेह है कि इलेक्शन कमीशन को तो इख्तियार ही नहीं है 90 रोज़ से एक्सीड करने का, तो उसका फ़ायदा उठाते हुए सदर मुमलिकत की तरफ से कोई तारीख आ सकती है और फिर क्या होगा? जी, जो पकाने की कोशिश की जा रही थी वो तो नहीं पक पाया। अच्छा। वो तो हांडी ख़राब हो गई है, बल्कि बीच चौराहे के फूट गई है वो हांडी। अब क्या पकाने की कोशिश की जाएगी नए सिरे से, वो अब देखना होगा कि जो सूरत हाल डेवलप हो रही है, जैसे लाली साहब ने इशारा किया कि कुछ हो रहा है, तो उसमें किस किस्म के इम्कानात पाए जाते हैं। एक तो एट द वेरी आउटसेट मैं कह दूं, 14 मई 2023 से ऑनवर्ड इलेक्शन कमीशन जो है वो परपेचुअल वायलेशन में है कॉन्स्टिट्यूशन की और सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की। जी। वो उसका हर दिन जो है ना वो जी आइन की खिलाफ वर्जी में गुजर रहा है। जितने भी दिन गुजारे 14 मई के बाद या जितने आगे गुजारेंगे, उसके बाद अगला मरहला शुरू होगा जब असेंबली टूटे हुए 90 दिन पूरे हो जाएंगे, तो उसके बाद उनका वो दूसरा वो वायलेशन दोबारा से कह लें कि डबल अप हो जाएगी वो वायलेशन उनकी जो है। तो वो ये तो किसी सूरत काबिल माफ़ी भी नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने फ़ैसले में बड़ा क्लियरली कहा था उनको कि ये आपकी ज़िम्मेदारी है इलेक्शन कराना, ये आपका इख्तियार नहीं है जिसको आप इख्तियार समझ के इलेक्शन की अपनी मर्ज़ी की डेट दे देते हैं, अपनी मर्ज़ी से आगे पीछे उसको कर देते हैं। दिस इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इलेक्शन कमीशन टू कंडक्ट इलेक्शन इन फेयर एंड फ्री मैनर विद इन स्टिपुलेटेड टाइम। उस जो मुकर्रर करदा टाइम है उसके अंदर उसने साफ़ और शफाफ इलेक्शन कराने हैं हर सूरत में, जिसमें वो कंटिन्यूसली फेल हो रहा है। अब कह लें कि परपेचुअलिटी उसमें आ गई है कि वो परपेचुअली उसको डिले किया जा रहा है और वायलेशन उसकी किया जा रहा है। जहाँ तक हल्का बंदियों का मसला उन्होंने बीच में डाला है और बाकी जो 14 दिन कम कर दिए हैं, ये एक और लोगों की आंखों में धूल झोंकने की बात है कि आप जब टाइम पे इलेक्शन करा ही नहीं सकते तो 14 दिन कम करें या 5 दिन कम करें या 3 महीने कम करें, तो उसका फ़ायदा कोई नहीं। आइन की जो है तौहीन और उसकी वायलेशन वो जारी रहेगी उसमें। और अवाम के जो राइट है, फंडामेंटल राइट, अपनी मतलब की और अपनी मर्ज़ी की हुकूमत, अपने नुमाइंदे मुंतखब करने का, उसकी आप बुनियादी हकूक़ की वायलेशन कर रहे हैं। और जो इंटेग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है जिसको किसी आइनी अमेंडमेंट से भी चेंज नहीं किया जा सकता, बढ़ाया जा सकता है, किसी हक़ को कम नहीं किया जा सकता। ठीक है। तो बाकी जो सदर साहब वाली बात है, सदर साहब यकीनन बिल्कुल इख्तियार रखते हैं और उनको भी पता है इस बात का, और वो ये करना भी चाहते हैं। जो मेरी इत्तला है, वो लेटर लिखना चाहते हैं तारीख़ का कि ये जो मुलाकातें हो रही है बुनियादी तौर पे उनको समझाने बुझाने के लिए, उनको रोकने के लिए, कभी रुक जाएं, कर रहे हैं इलेक्शन डेट्स को आगे पीछे कर रहे हैं। पॉलिटिकल पार्टीज़ की इलेक्शन कमीशन में मीटिंग हो चुकी है, तो उसमें कुछ मिडल वे जो है, दरमियानी रास्ता निकालने की कोशिश हो रही है। तो आप प्लीज़ जो है ना अभी किसी उस स्टेप पे ना जाएं जिसके बाद फिर ये मामला कोर्ट्स में जाए और फिर आगे वो मसाइल पैदा हो उनके लिए। तो ये बुनियादी मसला है। अदालत तो बड़ी क्लियर है और उन्होंने वाज़े तौर पे इलेक्शन कमीशन की नज़रसानी की जो अपील है उस पर उन्होंने कहा था कि आपके पास क्या जवाज़ है इस सारी चीज़ का, कोई हमें एक कोई जवाज़ बता दे जो उनके पास नहीं था। तो जाहिर है कोई जवाज़ नहीं है, तो फिर ये सीधे सीधा आइन और कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं और बिला वजह कौम उसको उसके उस हक से महरूम कर रहे हैं जिसकी बुनियाद पे पाकिस्तान में बहुत बेहतरी हो सकती है। इलेक्शन आप कराएंगे, उसके नतीजे में एक इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट होगी बेसिकली, जिससे 5-6 महीने आपके बहुत अच्छे गुजरेंगे। लोगों को जो आउटबर्स्ट लोगों का हो रहा है अभी, जो गैज़ो गज़ब है लोगों में, जो वो गुस्सा है, उसको थोड़ा टोन डाउन करने में मदद मिलेगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी। फिर जब मुंतखब हुकूमत आ जाएगी, एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी जिससे जो बैनुल अक़वामी इन्वेस्टर है, मुल्क दोस्त मुल्क हैं जो आपके, जो भी किसी सूरत राज़ी नहीं हो गए, उनके गोडे गिट्टे पकड़ के आपने देख लिए हैं, वो एक टका आपको देने को तैयार नहीं है, ना इन्वेस्टमेंट करने को तैयार है। तो वो भी माइल होंगे और उनकी ये ख्वाहिश भी है कि पाकिस्तान के अंदर एक मुंतखब हुकूमत हो जिससे हम बात करें और हम इन्वेस्ट करें पाकिस्तान में। वो करना चाहते हैं,
लेकिन इस सूरत हाल में नहीं करना चाहते जिसमें ऐसी बेयकीनी है कि इलेक्शन कमीशन को भी नहीं पता कि उसने कब इलेक्शन कराने हैं। तो इस सूरत हाल में ये मामला बहुत ख़राब होते चले जा रहे हैं, ना सिर्फ मुआशी तौर पे, सियासी तौर पे, मजमूई तौर पे, माशरती लिहाज से भी जो है मामला बहुत गड़बड़ होते जा रहे हैं। तो किसी को अकल के नाखून लेने चाहिए। जी बिल्कुल ऐसी। और नजमुल साकिब साहब, ये सवाल के 15 या 14 रोज़ पीछे ले आना हल्का बंदियों के स्केड्यूल को, इससे फ़र्क क्या पड़ता है? क्या इलेक्शन कमीशन ये इंटेंट जाहिर करना चाह रहा है कि जी हम तो पूरी कोशिश कर रहे हैं जल्द से जल्द इंतखाबात करा सकें, और इसलिए ताकि उन पर ज़्यादा बार ना आए, इंटेंट अपनी वो दिखाना चाह रहे हैं, यही मकसद है, या इससे वाकई कोई फ़र्क पड़ेगा? देखिए रामीन, ये सब जानते हैं हम लोग जो इस वक्त ये प्रोग्राम कर रहे हैं और जो आपके लाखों देखने वाले हैं कि ये हल्का बंदियाँ, मुझे ऐसे लग रहा है जिस तरह ज़िंदगी में पहली मर्तबा पाकिस्तान में कोई इंतखाबात होने लगे हैं, बड़ी मुसीबत पड़ गई है जी, कोई डेट नहीं दे सकते। हमने तो देखा कि ऐसे ऐसे करके भी हमारे यहाँ इलेक्शन होने होते हैं तो हो जाते हैं। तो ये तो सबको पता है कि ये प्रीटेक्स्ट है, ये एक यूँ समझ लीजिए कि बहाना है चीज़ों को डिले करने का। अब सुप्रीम कोर्ट, मुझे ये बताइएगा, सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन अगर आमने सामने हैं तो फैसला किसने करना है? मैं ये सोच भी नहीं सकता था अगर चौधरी इफ्तिखार की होती, यानी वो चीफ जस्टिस होते, कि उन्होंने उनके मुंह से जो बात निकलने वाली थी उस पर अमल शुरू हो जाता था। अच्छा, तो क्या वजह है? सबसे पहले तो इस सवाल को जवाब ढूंढते हैं। क्या वजह है कि सुप्रीम कोर्ट कह रही है 90 दिन का और वो 224 कॉन्स्टिट्यूशन का वो बता रही है कि इसके मुताबिक आपने करने हैं, और इलेक्शन कमीशन कहता है जी कि नहीं। एक फैक्टर बड़ा जरूरी है साहब, इलेक्शन कमीशन को, इलेक्शन कमिश्नर को तो गुज़िश्ता हुकूमत ने एम्पावर किया है इलेक्शन एक्ट में तरमीम करके। नहीं, एम्पावरमेंट अपनी जगह पे होती है। सदर मुमलिकत के भी तो कुछ पावर्स हैं कि नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के भी कुछ पावर्स हैं कि नहीं है। उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही, उसको कोई देख नहीं रहा। एक फैक्टर की तरफ तवज्जो दिलाऊंगा अपने सारे पैनलिस्ट और आपका भी, कि देखिए जब ये केयर टेकर्स आने वाले थे ना, तो एक शुनीद थी कि जी ये अब लंबी मुद्दत के लिए आए हैं, इसमें बहुत सारे काम जो हैं वो कराएंगे और उसमें इलेक्शन वगैरह जो है वो देखी जाएगी कब होंगे। क्या वजह है कि अचानक थोड़ी सी खलबली मच गई है और फरवरी में होने वाले हैं? उसमें एक फैक्टर तो मुझे समझ में आता है, क्या अमरीकी सफीर जो है वो खुला के कह रहे हैं कि जी दो तरफा ताल्लुकात की, ट्रेड की, इकोनॉमिक की, फलाने टमकाने की बात बाद में होगी। हत्ता कि काउंटर टेररिज्म और बॉर्डर सिक्योरिटी जो उनके दो टॉकिंग पॉइंट्स हैं उस पर बाद में होगी। पहले सबसे ये है कि इलेक्शन की डेट दें। बिल्कुल। उधर आपका जो है वो एंडी ओगल्स नाम का एक रिप्रेजेंटेटिव है, उसने एक अमेंडमेंट पेश कर दी है कि जी अगर ये इलेक्शन नहीं होते और ये जो डिसेंट है वो, जिसका मतलब ये है कि इमरान खान और उसके जो साथी हैं उनको नहीं होता, तो डिफेंस रिलेटेड जो आपकी इमदाद है उसको बंद किया जाए। ये बिल पास नहीं होगा, मुझे पता है, लेकिन एक ट्रेंड नजर आया हमें कि अब खुला के देखिए कि अमेरिका इस वक्त दो बातें चाहता है। अच्छा। उसको वो करवा सकता है कि नहीं, ये बात की बात है, और उन्होंने खुल के बात की है। नंबर 1 ये कि इमरान खान से उनका यानी मकसद है कि वो इलेक्शन लड़े और बाकायदा तौर पे फ्री एंड फेयर यानी इलेक्शन हो। दूसरा कि इलेक्शन की डेट हो, इलेक्शन की डेट दे। अब आप आते हैं इस तरफ के ये अचानक क्यों यानी नवंबर की बात आ गई है, अचानक क्यों? वो जो एक लामतना ही सिलसिला था कि जी अगले साल भी पता नहीं होते हैं कि नहीं, तो उसके पीछे ये 2-3 फैक्टर्स जो मैंने आपको बताए हैं। ठीक है, और इस डेफिनेट डेट पर इत्तेफाक हो सकेगा या नहीं हिलाली साहब? अभी तो यही डिबेट है कि सदर पावरफुल हैं या इलेक्शन कमीशन पावरफुल है। फिर ये भी कहा जा रहा है, आज़म नज़ीर तारड़ साहब खुद उसी हुकूमत के पार्ट थे जिन्होंने इलेक्शन एक्ट में तरामीम की, वो खुद ये कह चुके हैं कि इलेक्शन एक्ट या एक्ट ऑफ पार्लियामेंट आइन पर मुकद्दम नहीं हो सकता। तो आइन जो कि खुद मुकद्दम है, तो उसके हिसाब से तो फिर सदर ज़्यादा एम्पावर्ड है। देखिए ये अच्छा एक आर्ग्यूमेंट है, दीज आर नाइस आर्ग्यूमेंट्स जिसके ऊपर अच्छे लॉयर्स का राय सुनना शायद मज़ेदार होगा, मगर हमारे लिए, अवाम के लिए, मुल्क के लिए
ये these टेक्निकल मैटर्स जो हैं ये इतने दिलचस्पी नहीं रख सकते। दिलचस्पी मामला ये है कि अमेरिका का स्टांस अभी थोड़ा सा देख लें जी। एक क्या किस्म का इन्होंने खेल खेला है। वो चाहते नहीं है कि एक आदमी आए जिसके बारे में डोनाल्ड वू ने कहा इसको तुम निकालो, इसको तुम हराओ और तुम देखोगे हमारी रिलेशनशिप विल बी बैक टू नॉर्मल। तो क्या अमेरिका चाहती है कि ऐसे इलेक्शंस हों जिधर ये वापस आ जाए? अच्छा, आप ये कह रहे हैं अमेरिका नहीं चाहता है? अमेरिका बिल्कुल नहीं। अच्छा। देखिए क्या चाहता है, इसमें सटलिटी देखें। इट्स नॉट ब्लैक, हर चीज ब्लैक एंड वाइट नहीं है। अच्छा। जैसे जावानीज कहते हैं देयर आर शेड्स ऑफ ट्रूथ। राइट। अब देखिए आपको मैं मिसाल बताता हूँ आपको। अगर इमरान खान वापस आए तो सब लोग पूछेंगे कि यार ये मकसद क्या था इसको निकालने का, कि इसको वापस आए। नो, ऑब्वियसली नॉट। राइट। वो आदमी जो ऐसी हरकत करता है वो तो पागल होगा। एक्चुअली वो कहते हैं अभी हमें परवाह नहीं है, हमने डिस्टेबलाइज कर दिया है पाकिस्तान को। अब अगर वो वापस आएंगे, मैं बताता हूँ आपको वो क्या करेंगे। अच्छा। वो कहेंगे कि पाकिस्तान के साथ कोई डीलिंग्स नहीं होने चाहिए, इसलिए हमारे नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ पाकिस्तान मूव कर रहा है। पाकिस्तान चीन को कह रहा है तुम दोस्त हो, पाकिस्तान रूस को कहा है हम तुम्हारे साथ दोस्ती करने करते, पाकिस्तान ईरान को कह रहा है तुम भी हमारे दोस्त हो, और पाकिस्तान इजराइल को कह रहा है तुम्हारे साथ हम दोस्ती नहीं कर सकते जब तक तुम मसला फ़लस्तीन का मसला हल नहीं करोगे लीगली। तो उसका क्या मतलब हुआ? तो हम क्यों पाकिस्तान को पैसे दें? और अगर उन्होंने पैसे नहीं दिया, जिस तरीके से कमिटमेंट्स लिया है मुल्कों से, सऊदी अरेबिया, इसका यूएई, तो इसका मतलब ये है कि वो पैसे जो हमें चाहिए वो नहीं आएंगे। हम तो फंस गए हैं ना। हमारे पैसे अगर नहीं आएंगे तो डिफॉल्ट का ये डेंजर तो ज़रूर है। सही। और अगर इमरान खान हार गया फेयर इलेक्शन तो वो कहेंगे बड़ी अच्छी बात है जी, आइए दोस्ती करते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है। राव खालिद साहब, आपको लगता है कि इंटरनेशनल फैक्टर्स भी हैं जो कि इन्फ्लुएंस कर रहे हैं और फिर एक डेफिनेट तारीख आ जाना हल्का बंदियों की, तो क्या इससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इलेक्शंस की भी अब एक डेफिनेट तारीख आ जाएगी? बेशक मुनव्विर उससे तजावुज़ कर रहे होंगे, मगर हमें ये पता होगा कि इलेक्शन होने वाले हैं, क्योंकि अभी तक तो यही सवाल है कि इलेक्शन होंगे भी या नहीं। देखिए, इलेक्शन आपकी मजबूरी बन जाएंगे। जो मुझे सूरत हाल नज़र आ रही, जिस तरह डेवलप हो रही है सूरत, ओवरऑल पाकिस्तान की मजबूरी सूरत हाल जो डेवलप हो रही है वो आपकी मजबूरी बन जाएंगे। अच्छा। इंटरनेशनल प्रेशर यकीनन है, सिर्फ अमेरिका का नहीं, मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ का भी आप पे है कि आप अपनी पॉलिटिकल बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का। चाइना है, मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं, अमेरिका है, क्योंकि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो और महंगाई की ये सूरत हाल हो कि आप एक खुदा ना खास्ता खाना जंगी की सूरत हाल की तरफ जा रहे हों, तो किसको कंसर्न नहीं होगा इस बात का? यकीनन होगा कंसर्न। दूसरी, जहाँ तक बात है कि अमेरिका चेयरमैन पीटीआई को आने देना चाहता है, नहीं आने देना चाहता, एक मैं बहुत खुल के बात नहीं कर सकता, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि जो साइफर था जी, वो यकीनन एक साजिश थी और बहुत बड़ी साजिश थी, बट आई एम नॉट श्योर कि ये किसके खिलाफ थी। बज़ाहिर तो इमरान खान साहब उसके नुकसान हुआ उनको, वो चले गए, अगर हम अपेरेंटली जो एनालिसिस करते हैं जी, बज़ाहिर जी जी। तो दूसरा हुआ कि जो गवर्नमेंट आई उनकी जगह पे उनको रिप्लेस करने, वो भी ज़लीलो रुस्वा हो गई। ठीक है, तो ये साजिश तो उनके खिलाफ भी थी। तो ये अंडरस्टैंड करने की बात है कि ये जो गुंडी जिस दिन सुलझ जाएगी ना, मेरा ख्याल है सबको अकल आ जाएगी कि ये साजिश थी क्या बुनियादी तौर पे। तो उसको समझने की ज़रूरत है कि साजिश क्यों की गई और इसका पर्पज़ क्या था। और अब जो सूरत हाल है उसमें क्यों सबको ये हमदर्दी अमेरिका समेत जाग गई है कि पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन होने चाहिए। आप देखें कुछ अरसा से
पाकिस्तान के हवाले से ख़ास तौर पे अमेरिका के जो अप्रोच और सोच जो चेंज आई है उसमें डिमांड क्या आ रही है बार बार, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म जी, आइनी मामलात ठीक चलाए जाएं, आइनी तरीके से चला जाए, कानूनी तरीके से चला जाए। अब वो कहते हैं कि नहीं, हमें तो अब आइनी बालादस्ती चाहिए, कानून की बालादस्ती चाहिए पाकिस्तान के अंदर। तो वो जो सोच में उनकी तब्दीली है तो उसमें इलेक्शन का मुतालबा यकीनन उनकी तरफ से बनता है। फिर बिल्कुल ठीक है। नजमुल साकिब साहब, इस सारी सूरत हाल में पीपल्स पार्टी का स्टांस बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा फ्लक्चुएटिंग नज़र आता रहा है। पहले वो CCI में हामी भर लेते हैं, फिर बाहर आकर शोर मचाते हैं कि नहीं जी 90 रोज़ में ही इंतखाबात होने चाहिए, हमारे साथ गलत बयानी हुई है। और अब जबकि डेट आ गई है इलेक्शन कमीशन की जानिब से हल्का बंदियों की, तो वो खामोश है, कोई ख़ास मुज़ाहिमत नज़र नहीं आ रही, अदालत जाने का कोई इंदिया नहीं दिया जा रहा उनकी जानिब से। कहाँ खड़ी है पीपल्स पार्टी? एक कॉन्सेप्ट है ऑपोजिशन फॉर द सेक ऑफ ऑपोजिशन। उसमें ये होता है कि नक्कार खाने में कोई तूती की आवाज़ ही सही, पता तो लगे कि हमारा स्टांस मुख्तलिफ है। अगर आप गौर करेंगी किसी भी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का आप दस्तूर पढ़ लीजिए, क्या उसमें कोई सरे मुंह भी फ़र्क है? वही बातें इधर से कट पेस्ट करके उधर करके। मुझे तो समझ नहीं आती कि ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हमारे यहाँ होती हैं इनमें असल में फ़र्क क्या होता है। एक चीज़ कॉमन होती है कि हमने इक्तदार में आना है और उसके बाद अपनी मर्जी की कैबिनेट बनेगी, उसके बाद अपने दोस्तों को नवाजा जाएगा, उसके बाद अपने बैंक ऑफशोर ये वो वगैरह। तो ये कहना कि जी पीपल्स पार्टी अब खामोश क्यों हो गई है, उनको पता लगा कि भाई ये तो वाकई हो रहा है, ये तो शेर वाकई आ रहा है। अच्छा। तो वो खामोश हो गए। अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि आपने जब ये कहा कि हल्का बंदियां जल्दी करें और इलेक्शन जल्दी कराएं, तो मकसद पीछे क्या था? उनको अच्छी तरह से पता है कि ये सिचुएशन जो है वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को अभी वक्त चाहिए, क्योंकि अभी जो 15-16 महीने की वो हुकूमत गुजरी है उसमें पीपल्स पार्टी बदरजा यतम मौजूद थी। आप सिर्फ नून लीग को नहीं कह सकते कि जी नून लीग ने ये सारा ये जो खखेड़ शुरू हुई या जो फसाद पैदा हुआ, तो उन्होंने अपनी आवाज सिर्फ बतानी थी। अब वो देखभाल रहे हैं, थोड़ी देर बाद हो सकता है एक और चीज बीच में आ जाए। अच्छा। लेकिन ये सिर्फ अपोजिशन फॉर द सेक ऑफ अपोजिशन। राइट, ठीक है नाज़रीन, डिस्कशन का सिलसिला जारी है, वक्त ब्रेक का स्टेप। मरीम नवाज़ को नवाज़ शरीफ की वापसी से बड़ी उम्मीदें हैं, बल्कि ना सिर्फ वो खुद पुरुमीद है बल्कि उन्होंने नवाज़ शरीफ को आवाम की भी उम्मीद करार दे दिया है। मगर नाज़रीन, ये कैसी उम्मीद है जिसकी किरण अब तक नज़र नहीं आ रही, और क्यों नवाज़ शरीफ इन उम्मीदों पर पूरा उतरने के लिए मैदान में उतरने को तैयार ही नज़र नहीं आ रहे। शहबाज शरीफ ने कुछ दिन कबल नवाज़ शरीफ के अक्टूबर में वतन वापसी का ऐलान किया था, मगर अब फिर ये खबरें सामने आ रही कि इसहाक डार ने मौजूदा मुल्की हालात में नवाज़ शरीफ की वापसी की एक बार फिर मुखालिफत कर दी है। क्या वजह है इसकी, अपने तजज़ियाकारों से जानने की कोशिश करते हैं। हिलाली साहब, मौजूदा मुल्की हालात में वापस नहीं आना चाहिए नवाज़ शरीफ को, ये बहाना दिया जा रहा है इसहाक डार की जानिब से, क्या वजह है? जब मरीम नवाज़ साहिबा खुद कह रही हैं कि इस वक्त जो महंगाई है और जो अंधेरे इस वक्त छाए हुए हैं मुल्की मईशत पर, वो नवाज़ शरीफ साहब आकर दूर करेंगे, तो इससे बेहतरीन मौका फिर क्या हो सकता है उनके वापस आने का? देखिए, बड़े रीजंस हैं और बड़े अच्छे गुड रीजंस हैं। अच्छा, नवाज शरीफ तो नवाज शरीफ क्या चाहता है? वो चाहता है वो वापस आए, एयरपोर्ट से सीधा जाए अपने पैलेस को, महल को, और उधर बैठ के कुछ दिनों बाद इलेक्शंस करके जीत के वापस आ जाए पाकिस्तान। तो आता है पाकिस्तान टू रूल पाकिस्तान, उसके और कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्यों नहीं वो आ रहा है। ये नहीं है कि कंसल्टेंट कह रहा है कि तुम्हारा दिल जो है वो काम नहीं करेगा या तुम्हारे वाइट ब्लैटलेट्स और सेल्स कम हो जाएंगे। अच्छा। तुम स्ट्रांग इनफ नहीं है। वो बिल्कुल स्ट्रांग इनफ है। अभी पूरा मिडल ईस्ट घूम के गया है वापस, और यूरोप का भी हॉलीडे करके गया है। ही कैन ट्रैवल। वो इसलिए नहीं आ रहा है कि उसको पता नहीं है कि जजेस अभी चेंज हो रहे हैं। अगर वो पहला जो डिसीशन था कि ये ट्रायल्स जो हैं, ये जो हुए हैं,
1 to बी आदमी कहता है कि जो है उसके फैसले गलत हैं, तो जब वो 2 बी वो हो जाता है, वो बन जाता है, तो वो कहेगा ये सब लॉज रेगुलेशंस जो हैं ये इलीगल हैं, ये अप्लाई नहीं कर सकते। तो इसके माने उसकी कन्विक्शन शायद ये हो सकता है, रिवाइव हो सकता है। अच्छा। तो अगर उसका कन्विक्शन रिवाइज हो जाए और सब लोगों का भी हो जाए, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ इंक्लूडेड, तो उसका व्हाई शुड ही कम बैक? वो तो एक रिस्क है ना, तो अच्छा। रिस्क कभी नहीं लेगा जब तक नवाज शरीफ को कंप्लीट गारंटी नहीं हुआ है। वो होगा जो आपको मैंने एक्सप्लेन किया है, एयरपोर्ट, रिसेप्शन, पैलेस, वापस इलेक्शन, जीत, और फिर 4th टाइम प्राइम मिनिस्टर का पक्का गारंटी नहीं हुआ है फ्रॉम द पावर्स दैट बी, वो क्यों आएगा वापस? फिर तो नहीं निकल सकता है ना। अच्छा, 2 दफ़े तो उसकी बड़ी खुशकिस्मत है कि 2 दफ़े भाग गया, कोई कुछ नहीं किया। कैन यू इमेजिन? 2 दफ़े एक कॉन्विक्ट, एक केस में तो सेंटेंस ऑफ कैपिटल पनिशमेंट का है, वो जो हाईजैकिंग, और वो दूसरा जो था ये इसको भी तो डिस्क्वालिफिकेशन, दोनों दफ़े वो निकल गया है। अब क्या फिर तीसरे दफ़े आएगा जब ये केसेस शायद रिवाइव हो? आउट ऑफ द क्वेश्चन। वो रिस्क वो नहीं लेना चाहता है, और दार बिल्कुल सही कह रहा है। और दार में एक और वजह है दार का ये कहने का, दार को पता है कि ना उसमें ना उसके बॉस में ये कॉम्पिटेंस है कि पाकिस्तान को इस क्वैगमायर, इस दलदल से निकाले। सॉरी, इनके पास अब दे रिकग्नाइज कि उतनी एबिलिटी नहीं है जब तक अनइवन प्लेइंग फील्ड ना हो, जब तक सब लोग जो कुछ भी कर सकते हैं इनके खिलाफ वो सब खड़े होकर लाइन में करें वेलकम जी वेलकम। तो मेरे ख्याल में ये आएगा ही नहीं। अच्छा। और अगर वाकई बचना चाहता है शायद ये सही फैसला है इसका। ठीक है। राव खालिद साहब, आपको क्या लगता है क्यों ये चेंज ऑफ प्लान्स बार बार हो रहे हैं, और क्या ये वजह है कि क्योंकि कॉम्पिटेंस नहीं है, कुछ नज़र नहीं आ रहा सामने? क्योंकि अभी एक इजलास जो हुआ था नवाज शरीफ की सदारत में, तो उसमें भी उन्होंने यही सवाल किया था कि हम लेकर जाएंगे क्या अवाम में, कुछ ब्रेन स्टॉर्मिंग करें। देखिए, जो ये दौर गुजरा है जिसपे वो इरफान सिद्दीकी साहब ने तो बिल्कुल हाथ उठा दिए हैं। उन्होंने कहा बिरयानी की देग थी और सब कोalition वाले बैठ के अपनी मर्ज़ी की बोटियां निकाल के खा रहे थे। तो वो जो है PMLN के लिए बिरयानी की देग तो बहुत अहम है, और उनसे बोटियां को और खा जाए और ज़िम्मे खाते उनके पड़ जाए सारा परफॉर्मेंस, तो यकीनन उनको दुख तो होगा। तो वो तो इस सूरत हाल में जो परफॉर्मेंस ओवरऑल रही है इस अरसे में, पागल ही होगा जो कहेगा कि जी मैं अब आपको ठीक करके दूंगा। बयानबाजी की हद तक ठीक है, नजम साहब ने जैसे कहा कि वो बयान बराए बयान जो है या मुखालफत बराए मुखालफत वाली बात है ये, तो वो सिर्फ लोगों को बताने के लिए जी हाँ जी हम बयान दे रहे हैं, तो वो उस हद तक तो ठीक है। तो बयान ये देते रहेंगे, तो वो ऊपर से जो इतने सारे बहाने उनके पास आ चुके हैं अब, कभी वो कहते हैं जी अदलो इंसाफ जो है वो उस किसी और के हक में जा रहा है, और चहेते लाडला है कोई और चहेते जज बैठे हैं और वो लाडला बनने के चक्कर में खुद हैं ये, तो वो जब तक ये लाडले नहीं बनेंगे तो वो मसला है। दूसरा वो कहते हैं कि जी उनकी सेहत का मसला है, जो किसी वक्त भी ना आना हो तो जिस वक्त मर्जी ख़राब कर ले, वो तो उनके इख्तियार में है। डॉक्टर ने तो बताना नहीं होता, उन्होंने खुद ही बताना होता है कि अब मेरी तबीयत ख़राब हो गई है, अब ठीक हो गई है, अब मैं जाने के काबिल हूँ, अब मैं जाने के काबिल नहीं हूँ। उधर अगर हम मरियम साहिबा को देखें तो वो कहती हैं कि जी सुबह मुझे गारंटी लेके दें तो शाम की फ़्लाइट से वो वापस आ जाएंगे। अब पता नहीं उनकी वो उस तोते में जान है उनकी कि वो उनको सेहतमंद कर सकता है। फिर एक ज़ीरो रिस्क का हमने रिसेंटली सुना कि ज़ीरो रिस्क होगा तो वो वापस आएंगे। तो लग ये रहा है उनकी पार्टी के अंदर भी कुछ लोग चाहते हैं कि वो ना ही आए। मरियम यकीनन चाहती हैं कि वो आएँ, और उनकी तवक्कुआत है कि वो आएंगे और इलेक्शन कैंपेन करेंगे। तो लोग इतने बेवकूफ़ हैं कि वो शहबाज शरीफ को और नवाज शरीफ को अलग करके देखेंगे और कहेंगे शहबाज शरीफ साहब ने कोई काम नहीं किया, निकम्मापन दिखाया, हुकूमत ठीक तरीके से नहीं चला सके। तो अब जो है ना
नवाज शरीफ साहब खुद आके सारा कुछ ये करेंगे। उन्हीं की मर्ज़ी से बैठे थे, उन्हीं की मर्ज़ी से चीज़ें हो रही थी, उन्हीं की मर्ज़ी से अपॉइंटमेंट्स हो रही थी, उन्हीं की मर्ज़ी से मिफ्ता इस्माइल को हटा के ज़बरदस्ती साग डार को लाया गया, वो सब कुछ। और मरियम के ट्वीट्स के ऊपर तो आपके इकोनॉमिक प्लान चेंज होते थे। तो फिर अगर इतने बेवकूफ़ अगर आवाम को समझते हैं कि वो ये यकीन कर लेंगे कि सारा शहबाज शरीफ साहब का किया धरा है, नवाज शरीफ साहब तो बिल्कुल मासूम है। नून लीग तो ये बयानियां बनाती रही ना कि ये तो जो सारा बेड़ा गर्क किया है मईशत का, ये तो पीटीआई ने किया है, हम तो 2017 में कुछ और छोड़कर गए थे तो हमें ये मिला। आपको लगता है ये बयानियां काबिल फरोख्त है? नहीं, नॉट एट ऑल। ये तो बयान बराए बयान वाली बात है। हर गवर्नमेंट आती है वो कहती है पिछले वाले बारूदी सुरंगें बिछा गए थे, ये कर गए थे, वो कर गए थे। अभी केयर टेकर से पूछ लें, ये आपको बता देंगे कि पीटीआई ने बेड़ा गर्क किया है कि इन्होंने किया है। इनकी मजबूरी है कि इनको पीटीआई का नाम बीच में डालना पड़ता है, वरना इनको पता है 16 महीने में क्या हुआ है, किस तरह से चीज़ों को ख़राब किया गया है IMF से लेके और ओवरऑल जो लेकिन देखें ना IMF से मामला तो फिर पीटीआई के दौर में भी खराब हुए थे ना, सब्सिडीज दे दी गई थी, मुआहदा तोड़ा गया था, तो वो थोड़ा बार उन पर भी तो आता है इस चीज़ का। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। IMF से तो जिसने भी किया, हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, कोई प्रोग्राम हमने पूरा नहीं किया क्योंकि हम उनकी कंडीशनैलिटीज़ पे पूरा नहीं उतरते। वो ट्रस्ट नहीं करते, सागडार साहब पे तो बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करते थे वो, इसलिए सागडार साहब के साथ मामला भी जल्दी ठीक नहीं हुए। पीटीआई ने यकीनन किया था, लेकिन कम अज़ कम वो बैठ के पब्लिकली आपको बताते थे कि ये जो हम IMF से ये जो हम रियायत ले रहे हैं या वायोलेशन कर रहे हैं, इसका हम 700 बिलियन रुपया कहाँ से एडजस्ट कर रहे हैं। वो बैठ के ये चीज़ें बताते थे बाकायदा। फिर सबसे बड़ा जो IMF का कंसर्न था वो था जो गरीब लोग हैं, जो आम लोग हैं, जो जिनका गुजारा मुश्किल से होता है, उनके लिए ख़ास तौर पे वो अभी भी बेसिक इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए उन्होंने कहा है, उनके लिए क्या करें। उसके लिए उनका जो प्लान था पीटीआई का वो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट हुआ है, IMF में भी हुआ है, दुनिया भर में हुआ है, उस पर बहुत हुआ है। टैक्स कलेक्शन के ऊपर जो स्टेप्स वो लेने जा रहे थे वो ले लेते, मे भी उनका दावा है, मैं ये नहीं कहता कि वो दुरुस्त ही होते, क्योंकि 3 साल में वो ले लेने चाहिए थे। जो रिटेलर पे जाना था, शब्बर जैदी साहब रो रो के चले गए बेचारे। और जो उनके पास 80 लाख लोगों का डाटा है, जो नादरा भी क्लेम करता है कि हमने दिया हुआ ये डाटा, जिसमें लोग घर मलकियती घर है, लोगों के पास गाड़ियाँ हैं, इंटरनेशनल ट्रैवलिंग है, 1 रुपया इनकम टैक्स नहीं देते, उनको नोटिस जाने शुरू हो चुके थे FBR से। तो ये मे भी को मामला गड़बड़ ज़्यादा इसलिए भी वो पीटीआई का कि लेकिन मैं ये नहीं कहता कोई आइडियल परफॉर्मेंस थी उनकी, यकीनन अच्छी परफॉर्मेंस कंपैरेटिवली हम कहें तो उसमें थी, और वो उनका ख्याल था कि हम इसको आगे चल के इसको बेहतर मजीद कर लेंगे। अच्छा। लेकिन जो इन्होंने किया आके PDM ने और उनके हवारियों ने जो आके जिस तरह से मामलात को चलाया है, वो तो बहुत ही मिजरेबल। आप देखें कि कहाँ से कहाँ सिचुएशन चलेगी। चलो डॉलर ही कंट्रोल कर रहे थे, बाकी आपके कंट्रोल में नहीं था। डॉलर आपके यहाँ आपका जो चेयरमैन है एसोसिएशन का, फॉरेन करेंसी एसोसिएशन का, वो कहता है फॉरेन एक्सचेंज जो दुकानें हैं उसके बाद सुबह बोली लगती है डॉलरों की, लोग ट्रक भर के आते हैं अफगानी, वो कहते हैं 3 रुपये मैं ज़्यादा दूंगा, तो 4 रुपये कहता है, वो बोली सड़कों पे लग रही है, कोई पूछने वाला है? इंतजामिया का काम है ना ये देखना, FIA का काम है, स्टेट बैंक का काम है रेगुलेट करना। तो इस सूरत हाल में आप कहें कि जी वो दौर हर दौर जो है हमारे लिए तो अवाम के लिए तो ख़ास तौर पे पहले से बुरा ही आया है। अच्छा। अल्लाह करे कोई ऐसी सूरत हाल हो कि आवाम के लिए बेहतरी की सूरत निकले, दुआ ही हम कर सकते हैं। नजमुल साकिब साहब, जब भी नून लीग बात करती है या कैंपेन चलाती है जलसों में, तो वो अपनी 2017 की कारकर्दगी का कहती है कि वो हमारी कारकर्दगी थी, उससे कंपैरिजन किया जाए, उस पर हमें जज किया जाए। अगर हम तब की बात भी करें तो आपको लगता है कि जो मुआशी पॉलिसीज़ थी वो अच्छी थी, और क्या नवाज शरीफ साहब कॉम्पिटेंट हैं कि अगर वो वापस आ जाते हैं और उनको PM शिप भी मिल जाती है, तो वो अगर उस तरह की पॉलिसी दोबारा आए तो बेहतरी भी आ सकती है, या नहीं मुश्किल है? अब डिबेटेबल है वो, इसलिए कि अगर बाबर आजम ने एक मैच में सेंचुरी की थी आज से 10 साल पहले, तो ज़रूरी नहीं है कि वो आज खेल रहा है तो आज भी करेगा। अच्छा। उसके बाद ये है कि ये कहना कि जी नून लीग के ज़माने में ये था, पीपल्स पार्टी वाले कहेंगे हमारे ज़माने में ये था, और वो जो इस वक्त जेल में है वो ये कहेंगे हमारे ज़माने में ये था। मुझे तो इस मुल्क की हालत की यानी फिक्र है
कि आप अपने अपने यानी अदवार की बात करते हैं। मेरा दौर बड़ा अच्छा था, आप पीपल्स पार्टी वालों से पूछें, वो अपने अदवार के जो पॉजिटिव्स हैं वो गिनवाएंगे, वो किसी हद तक दुरुस्त भी होंगे। नवाज लीग से पूछें, वो अपने अदवार की हर एक अदवार की हर एक दौर का बताएंगे। जी। इमरान खान से पूछें तो उसके पास एक लंबी लिस्ट है कि मेरे जमाने में ये हुआ। हत्ता के ये जो 15 महीने गुजार के गए हैं, शहबाज शरीफ साहब जाने से पहले एक पूरी लिस्ट बता के गए, ये हमने किया है। अगर ये सारी बातें रामीन सच हैं तो मेरे मुल्क की ये हालत क्यों आ गई है कि लोग खुदकुशियां कर रहे हैं? क्यों ऐसा हो रहा है? इसका मतलब ये है कि कहीं पे देयर इज मोर टू इट देन मीट्स द आई। कहीं पे जो है वो हमें बातों से उलझाया जा रहा है, सुलझाया जा रहा है। कुछ हिसाब किताब ऐसे हैं। और जहां तक नवाज शरीफ साहब के आने का ताल्लुक है, 1 मिनट मुझे दीजिएगा। जी। पहला सवाल यह है कि मोहतरम नवाज शरीफ साहब अभी अगर आते हैं तो PMLN को क्या कोई अहमियत मिल जाएगी कि उनके लिए अहम है? बिल्कुल अहम है। क्या PMLN के वोटर्स चाहते हैं कि वो आ जाएं? बिल्कुल चाहते हैं। क्या पाकिस्तान चाहता है? पाकिस्तान बिल्कुल नहीं चाहता। उसकी वजह यह है कि इनके बगैर इतने सारे यानी मराहिल गुजर गए हैं, कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा। अब यह है कि गारंटीज मिलेंगी, इलेक्शन का दिन तय होगा और एक साफ शफाफ सा कैनवस सामने आएगा कि आपको इस तरह से यानी इस तरह से आपकी ट्रीटमेंट होगी कि सीधे सीधे तरीके से अगर आपने जेल भी जाना है तो इतने दिन के लिए जाएंगे वगैरह। वो नहीं हो रही, इलेक्शन डेट नहीं फिक्स हो रही। तो नवाज शरीफ साहब के पास क्या कोई ऐसा हल है? आपने कहा ना कि इस वक्त क्यों नहीं आ रहे, क्या उनके पास इस वक्त पाकिस्तान के मौजूदा सियासी और मुआशी और मुआशरती मसाइल में से किसी एक चीज का भी हल है? इसका जवाब है नहीं है। तो वो क्यों आएंगे? हमें बहुत सारी रामीन ट्रक की बत्तियों के पीछे लगाया गया हुआ है। ये सियासी इंतशार खत्म हो जाएगा, ये ट्रक की बत्ती के पीछे कौम लगी हुई है। हमारे माशी हालात ठीक हो जाएंगे। हम एक न्यूक्लियर ताकत हैं, हमारा ये है, फलाना वो है, इंडिया का ये कर देंगे, वो कर देंगे। कश्मीर पे एक अलग ट्रक की बत्ती है। एक ट्रक की बत्ती जो है वो नवाज शरीफ साहब के आने और ना आने की अगर और लग गई है तो क्या फर्क पड़ता है? मेरे नजदीक कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है हिलाली साहब, आपको क्या लगता है कोई फ़र्क पड़ेगा उनके आने से? उनकी पार्टी के तनाजुर में भी बात करें और अगर पाकिस्तान की ओवरऑल सिचुएशन के तनाजुर में भी बात करें। मुनसिफाना इलेक्शन हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पिट जाएगा। साकिब साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? नहीं, मुझे आवाज़ नहीं आई थी आपकी, तो मुझे यानी पता नहीं लगा कि आपने क्या सवाल किया था। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि ये सारी की सारी बातें जितनी भी हैं इन पे कोई ना कोई दलील को वजूहात मौजूद हैं। असल में बात ये यानी जो बात निकलेगी उसमें से ये निकलेगी कि इलेक्शन कब होते हैं और क्या मोरनी का मोर जो है वो जब चला जाता है तो जो कुछ बाकी बच गया है उसका क्या होगा। मुझे तो उसकी फिक्र है और उसके लिए दुआ से काम नहीं चलेगा। बिल्कुल ऐसे दुआ से काम नहीं चलेगा, दवा पड़ेगी और दवा इस वक्त सिर्फ इलेक्शन में नजर आ रही है। नाज़रीन, यह वक्त एक ब्रेक का, स्टे विद अस। नाज़रीन, एक महाज सियासत में सरगर्म है, दूसरा महाज क्रिकेट के मैदान में। पाकिस्तान आज एशिया कप में अपना दूसरा मैच खेल रहा है और मद्दे मुकाबिल है रिवायती हरीफ भारत। भारत ने टॉस जीता, बैटिंग का फैसला किया, मगर फिर हमने ये देखा कि पाकिस्तान की जानिब से ज़बरदस्त बॉलिंग की गई। शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ की तरफ से विराट कोहली, रोहित शर्मा जैसी अहम विकेटें शुरू में ही उड़ा दी गई थी, जिसके बाद एक प्रेशर डेवलप हुआ भारतीय बैटिंग लाइन पर। लेकिन फिर हम ये भी देख रहे हैं कि मिडिल ऑर्डर ने टफ टाइम देना शुरू कर दिया पाकिस्तानी बॉलर्स को। तो पाकिस्तानी बैटर्स अब कैसा परफॉर्म करेंगे, कितने स्कोर पर रोका जा सकेगा, चेस कितने बेहतरीन तरीके से कर सकेंगे, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। हिलाली साहब, क्या देख रहे हैं, किसका पलड़ा भारी है? देखिए, हमने तो सुना था कि हमारी टीम जो है और ख़ासकर उसकी बॉलिंग जो है वो सबसे बेहतरीन है वनडे टीम, और उन्होंने बताया भी है लोगों को हरा के कि वाकई दे आर अ वेरी गुड टीम। मगर इस मैच में
तो मेरे ख्याल में जो इनिशिएटिव था हमारे बॉलर्स का और जो खुद उन्होंने हासिल किया था जी। वो थोड़ा सा अब कमज़ोर हो गया है। बिल्कुल। अब तो बस क्या 15 ओवर रह गए हैं और 300 रन, 300 रन, अ वेरी गुड स्कोर इन वन डे क्रिकेट, इट्स ऑलमोस्ट अ विनिंग टोटल। तो अब देखें 300 के कितने नज़दीक वो पहुंचते हैं। मैं डिसअपॉइंटेड हूँ कि हमारे बॉलर्स ने वो एडवांटेज हासिल नहीं किया जो था उनके पास जब 100 रन थे और 4 विकेट डाउन थे। बिल्कुल ऐसी है। राव खालिद साहब, आपको क्या लगता है, क्या प्रेशर ले गई है पाकिस्तान की टीम, स्पेशली बॉलर्स? शुरू में तो बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखाई मगर फिर उसके बाद संभल नहीं पा रहे हैं। इंडिया से खेलने का अलग ही प्रेशर होता है, आपको लगता है कि दैट इज़ इन टू प्ले? जी बिल्कुल, ये तो ऐसा होता है जिसमें ना सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान की टीमों पे होता है, जो देखने वाले हैं दुनिया भर में वो भी दिल थाम के बैठे होते हैं। और एक ज़माने में जब शारजा में हमारे मुकाबले होते थे तो उस वक्त तो हार्ट अटैक का खतरा रहता था हर किसी को, जिस किस्म के मुकाबले होते थे। वार्निंग्स भी चलती तो ये थी ना कि दिल प्रेशर की नहीं मरीज ना देखे मैच। ये हाँ जी ना देखिए बिल्कुल। असल में इशू ये है कि हम अगर देखें पाकिस्तान को 1.5 महीना खेला है श्रीलंका में, उधर हमने ये देखा है बाकी टीमों का भी कि वहाँ पहले कुछ ओवर्स में आपको बड़ी सपोर्ट मिलती है विकेट से भी अदरवाइज भी, और वो अगर आपके ओपनर निकाल लें तो फिर एक अच्छा टोटल बिल्ड करने में कामयाब हो जाते हैं। ये तो अच्छा हुआ कि हमारा जो अल्हम्दुलिल्लाह शाहीन शाह अफरीदी दुनिया का नो डाउट बेहतरीन बॉलर है, और जो स्किल सेट है उसका, जिस तरह वो बॉल को अंदर लाता है और बाहर मूव करता है, खास अंदर आने वाली बॉल जो उसकी होती है, और यॉर्कर जो इन स्विंग होते हैं उसके, वो बहुत ही डेंजरस और बड़े से बड़ा प्लेयर, ये रोहित शर्मा जैसा प्लेयर दुनिया का नंबर 1 बैट्समैन है वनडे का, उसको उसने जिस तरह नचाया है और आउट किया है। फिर विराट कोहली तो मुझे प्रेशर में लग रहे थे आज जिस तरह से वो इनसाइड एज उन्होंने किया और वो जिस तरह से आउट हुए। तो उसके बाद नसीम शाह हमारे पास जो बड़ी नपी तुली रफ्तार के साथ बॉलिंग करते हैं, कंट्रोल करते हैं, और ये आखिरी ओवर्स में मेरा ख्याल परेशानी की बात नहीं है। अच्छा, हारिस रऊफ जो है वो बड़ा इफेक्टिव होता है इन ओवर्स में, उसकी जो यॉर्कर्स हैं और जो स्पीड करता है वो जिस तरह से वो काबू कर लेता है। सेट बैट्समैन को आउट किया उसने थोड़ी देर पहले, तो ये मामला काफ़ी अच्छे। दूसरा जो है हमारी टीम जो है ओवरऑल बड़े अरसे के बाद ऐसी टीम हमारे पास आई है, ऐसा बॉलिंग अटैक आया है, ऐसा बैटिंग हमारे पास कॉम्बिनेशन आया है, और सबसे बढ़ के बाबर आजम द किंग। तो उसके बाद मेरा ख्याल है ये, और फिर जेल है जिस तरह से टीम बाबर आजम के नीचे, जिस तरह टीम जो है ना वो यक जान दो कालिब वाली बात नजर आती है हमें, और जितनी जान मारते हैं, मेहनत करते हैं। आज जो कमजोरी मुझे नजर आई वो थोड़ी फील्डिंग की आई। फील्डिंग में हमने कोई 20-30 रन ज्यादा दे दिए हैं, वो हमें अल्टीमेटली हमें वो 20-30 रन तंग करेंगे। लेकिन ये इस विकेट पे कहा जाता है 250 से 260 स्कोर जो है अच्छा स्कोर है जिसको आप डिफेंड कर सकते हैं। तो देखते हैं कहाँ पे ये इंडिया खत्म करता है और पाकिस्तान किस तरह से उसको चेज करता है। पाकिस्तान में कैपेबिलिटी है, पाकिस्तान में डेप्थ ज्यादा है बैटिंग में इंडिया की निस्बत। इंडिया का भी अगर वो जडेजा तक तो उनका ठीक है, उसके बाद फिर उनकी टेल शुरू हो जाती है और वो बहुत मुश्किल से वो फिर चलती है। बिल्कुल ऐसे ही है। नजमुल साकिब साहब, अभी हमने देखा बहुत अच्छी फॉर्म में नजर आई है पाकिस्तानी टीम, अफगानिस्तान को वाइट वॉश किया, फिर उसके बाद नेपाल से जो हमारा पहला मैच हुआ एशिया कप का वो हमने बड़े मार्जिन से जीता। मोराल काफ़ी हाई है, आपको लगता है ये हाई मोराल एज देगा पाकिस्तानी बैटर्स को सेकेंड इनिंग्स में? देखिए रामीन, एक वक्त था जब हम चेज करते हुए हमारे दिल कांपते थे और हमें ये होता था कि पहले ही बैटिंग कर लें, पहले स्कोर एक लगा लें स्कोर बोर्ड पे और उसके बाद जो है कोशिश करें वसीम अकरम वगैरह जो हैं जी। और जब हमें चेज करना पड़ता था तो पहली 2-3 विकेटें गिरती थी तो अल्लाह की मेहरबानी हो जाती थी, और फिर आखिर में जो है वो कोई मुइन शायद कोई एक आध छिक्का लगा देता था। ये थी पहली जिंक्स जो हमने अब ये पिछले 2-3 बरस में अगर आप देखें खास तौर पे तो वो हमने जिंक्स से निकल आए। एक दूसरी जिंक्स थी कि जी इंडिया के साथ जब मुकाबला होता है और कोई वर्ल्ड कप हो या कोई आलमी मुकाबला हो तो उसमें आज तक हम नहीं जीत सके, नहीं हरा सके इंडिया को,
तो मुझे याद है ब्राज़ील में मैंने 2017 का ये जो चैंपियंस ट्रॉफी देखी थी सरफराज अहमद की यानी सरबराही में, तो वो जिंक्स भी बार बार टूटी है। और वो आपको T20 तो याद होगा जिसमें के एक विकेट भी नहीं गिरी थी और रिजवान और यानी बाबर आजम ने पूरा स्कोर करके और उसने अपने ग्लव्स उतार के तो फेंक के कहा कि आप तो एक विकेट भी नहीं हमारी गिरा सके। असल चीज ये है कि ये जो चेज करने वाली बात है, ये पाकिस्तान ने अपना जो मंकी था ना इधर शोल्डर पे, ये निकाल दिया है। लिहाजा मैं यानी क्रिकेट के बारे में काफ़ी कुछ यानी सूझबूझ भी है, जानबूझ भी है। उसमें यह है कि अगर बाबर नहीं चलता तो हमने अभी देखा कि इफ्तिखार अहमद चल जाता है, तो उसमें यानी आगा नबी तो स्कोर करने हैं ना, यानी वो भी 2-3 मैचेस में नहीं कर सका। मुझे लगता है कि मुकाबला सख्त होगा। और असल बात यह है कि आप जब इंडिया और पाकिस्तान का मुकाबला हो या अर्जेंटीना और ब्राजील का फुटबॉल का मैच हो, असल चीज ये नहीं होती कौन हारता है कौन जीतता है, दो बातें होती हैं। आप अपने आसाब पे कितना काबू रखते हैं, क्योंकि स्किल्स दोनों तरफ हैं। आपके आसाब अगर काबू में हैं तो आप चेज भी ठीक करेंगे, और अगर आपने पहले आपने यानी बैटिंग करनी है वो भी करेंगे। और दूसरा ये है कि पाकिस्तान की जो इस वक्त मोमेंटम बना हुआ है और जो कॉन्फिडेंस लेवल है, उसमें मेरा दिल भी चाहता है और फैक्ट्स एंड फिगर्स भी बता रहे हैं कि हमारा पाकिस्तान जीतेगा। बिल्कुल जी, हमारा पाकिस्तान जीतेगा इंशाल्लाह ताला। हमारी दुआएं पाकिस्तानी टीम के साथ हैं और सबकी नज़रें इस वक्त मैच पर लगी हुई हैं। देखते हैं कि हमारे बैटर्स कितना अच्छा चेस कर पाते हैं। नाज़रीन, डिस्कशन आपने सुनी, हमें दीजिए इजाज़त। हाफ़िज़।